नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज एक ऐसे ही सब्जेक्ट, ऐसे ही एक टॉपिक हमारे पास में है जो कि सोसाइटी के अंदर एक बार किसी मेंबर का डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर, उसकी प्रॉपर्टी कैपिटल के अंदर जो शेयर्स है, जो इंटरेस्ट है, उसको कैसे दूसरे को ट्रांसफर किया जाए, मैनेजिंग कमेटी कैसे दूसरे को ट्रांसफर करती है। तो ये आम सवाल खड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं रहती है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बायलॉज में एक बार ये दिया गया है कि एक बार मेंबर का डेथ होने के बाद, और अगर उसने कोई नॉमिनेशन किया नहीं है, जैसे कि नॉमिनेशन का फॉर्म है, उस नॉमिनेशन फॉर्म में आपको ये मेंशन करना है कि आपके डेथ के बाद कौन आपका नॉमिनी है उस प्रॉपर्टी को लेके, उस शेयर को लेके, उस इंटरेस्ट को लेके, और आपने कोई नॉमिनेशन मगर छोड़ा नहीं है। तो उस केस में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी कैसे आपका शेयर एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और कैपिटल को ट्रांसफर करेगी, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है। क्योंकि एक बार जब डेथ हो जाता है किसी मेंबर का, हो सकता है काफी सारे लोग उस प्रॉपर्टी के दावेदार हो। तो मैनेजिंग कमेटी के लिए एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाए, कौन एक्चुअल हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजों को उनको देखना पड़ता है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपने नॉमिनेशन किया नहीं है एंड आपका डेथ हो गया है, मेंबर का डेथ हो गया है, और नो नॉमिनी कम्स फॉरवर्ड, या तो आपने नॉमिनेशन में किसी का नाम डाला ही नहीं है, नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया हुआ है सोसाइटी को, या किसी का आपने नाम ही नहीं डाला है, नील करके छोड़ा हुआ है, या आपने 3-4 लोगों का नाम डाला हुआ है, 2-3 लोगों का नाम डाला हुआ है, किसी का भी नाम डाला हुआ है और वो क्लेम कर ही नहीं रहा है। हो सकता है वो विदेश में हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो क्लेम नहीं कर रहा है, तो और उसकी वेयर अबाउट नहीं मिल रही है। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी इज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट, उसकी वेयर अबाउट नहीं मिल रही है। तो फिर क्या होगा, ये ट्रांसफर के लिए जब कोई क्लेम कर ही नहीं रहा है, सोसाइटी शैल इनवाइट, उस कंडीशन में सोसाइटी को इनवाइट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर। और कैसे? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज डेथ, किसी भी मोहतरमा या किसी भी श्रीमान, उनका डेथ होने के 6 महीने के अंदर, मगर कब? जब उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को सपना तो आएगा नहीं कि आज कितने सारे मेंबर्स है, कौन कब किसका डेथ हो रहा है। इसका मतलब कहीं से जब उनको ये पता चले, उनके कॉग्निजेंस में आए, या कोई लीगल हेयर आके बताए, ठीक है, या कोई सोसाइटी का मेंबर बताए, उनके नॉलेज में आने के 6 महीने के अंदर, ठीक है, विद इन 6 months फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज डेथ, 6 महीने के अंदर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को वो पूछेंगे कि किसी कौन इस प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहा है, और या फिर किसी ने अगर क्लेम किया है और किसी के नाम पे अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, या किसी के नॉमिनी किसी के नाम पे है, इसके नाम पे नॉमिनेशन करके छोड़ा हुआ है और उसको सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ट्रांसफर करना चाहती है, तो क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के इस ट्रांसफर प्रोसेस में? ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस टू दी प्रपोज ट्रांसफर, जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ट्रांसफर करना चाहती है, किसको? प्रॉपर्टी या कैपिटल, जो भी शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल और कैपिटल, ठीक है, ऑफ द डिसीज्ड मेंबर,
जिस मेंबर की डेथ हो गई है उसकी शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉपर्टी, जो इनकी जो इंटेंशन है ये नॉमिनी या जो हेयर है उसको ट्रांसफर करें, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो ये उनको रेज करना पड़ता है। उसके लिए उनको एक पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये पब्लिक नोटिस का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है बायलॉज के अंदर, उसी फॉर्मेट में आपको पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा। और ये पब्लिक नोटिस तो आप निकालोगे ही, इसको आपको एग्जिबिट करना है कहाँ पे, सोसाइटी के जो मेन नोटिस बोर्ड है वहां पे चिपका देना है, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा उसको पढ़ेगा और वो आके बोलेगा देखिए वो नहीं, मैं भी इसका लीगल हेयर हूं, मेरा भी इस सोसाइटी के प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम है। या अगर कोई और किसी को सोसाइटी ट्रांसफर करना चाहती है तो वो आके ऑब्जेक्शन ले सकता है कि नहीं इसको नहीं ट्रांसफर करना है, इसका तो रियल हेयर कोई और है, ठीक है। तो आपकी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में तो लगाना ही है। और वो सेम जो आपने पब्लिक नोटिस निकाला हुआ है सोसाइटी की मेन नोटिस बोर्ड के ऊपर जो आपने चिपकाया है, ये आपको वहां के 2 लोकल न्यूज़पेपर जो वाइडली सर्कुलेटेड है, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों में वो जाता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन इस आदमी की डेथ हो गया है और इसकी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करने की इंटेंशन है, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, या कोई सजेशन किसी को देना है, तो ये वाइड पब्लिसिटी इसकी होनी चाहिए। और ये 2 लोकल न्यूज़पेपर के अंदर होनी चाहिए। मान लेते हैं कि जैसे कोई लोकमत का लोकल न्यूज़पेपर है, वहां पे वाइडली सर्कुलेटेड हो रहा है, या कोई भारत टाइम्स का, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर वहां की एडिशन वाइडली सर्कुलेटेड हो रहा है, तो आप 2 ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, एक छोटा सा नोटिस करोगे, उसमें तो 7-8 हजार, 10 हजार या 15 हजार रुपए जो खर्चा होगा, ये पैसा क्या सोसाइटी भरेगी? ट्रांसफर करना किसका, ये आपने तो नॉमिनेशन छोड़ा नहीं, ये जॉब आपका था कि आपको किसी को नॉमिनी बनाना चाहिए था, या कोई विल छोड़ के जाना चाहिए था, और कोई विल का प्रोबेट लेके आए, या कोई किसी के पास में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में जो आप पब्लिक नोटिस जो आप दे रहे हो, तो ये खर्चा दिस विल बी इनकर्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, ठीक है। जिस मेंबर की डेथ हो गई उसकी जो शेयर्स और इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी जो शेयर्स एंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है, वहां से वो रिकवरी की जाएगी। ये आपने कर दिया, आपने पब्लिक नोटिस निकाल दिया, ठीक है। पब्लिक नोटिस को आपने सोसाइटी मेन नोटिस बोर्ड में निकाल दिया, 2 लोकल न्यूज़पेपर में निकाल दिया। अब आपके पास में जो है ऑब्जेक्शंस भी आ गए, हो सकता है कोई ऑब्जेक्शंस आपके पास आ जाए और कोई क्लेम्स आ जाए, ठीक है, कि मैं इस सोसाइटी की इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, मैं इसके हकदार हूं, मेरे राइट्स बनते हैं। तो ऐसा आपके पास क्लेम या आ गए, या कोई किसी ने और ऑब्जेक्शन डाला कि नहीं मैं भी इसमें हकदार हूं, मेरा भी इसमें ट्रांसफर होना चाहिए, मेरे नाम पे भी प्रॉपर्टी आना चाहिए। अब उस केस में क्या करेगा कमिटी, अब यहाँ पे खुद ही पुलिस जैसे बन जाएगी, खुद ही वो डिटेक्टिव बन जाएगी, खुद ही कोर्ट जैसे बन जाएगी और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा सारा डिटेल्स पूछेगी, रिकॉर्ड्स उनसे लेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स उनसे पूछेगी, ठीक है। ये सब देखने के बाद जो कमिटी को सही लगे वो सारी चीजें वो वैसे लोगों से पूछेगी जो इसके बारे में क्लेम कर रहे हैं या इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड ऑब्जेक्शन ले रहे हैं।
तो जो कमेटी को ठीक लगेगी वैसे सारे टाइप के इंक्वायरी करेगी इन इट्स सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग, उस टाइम में जैसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, एक आदमी क्लेम कर रहा है, दो आदमी क्लेम कर रहा है, कौन प्रेजेंट है, कौन उस टाइम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है उतनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की और अपने आप को सेफ रखने की मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी कोशिश करेगी। ये बायलॉज में लिखा हुआ है, तो इट इज देयर ड्यूटी। सो इन दी सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग, उस टाइम में जो भी होगा, ठीक है। और कमिटी शैल देन डिसाइड, अब ये आपने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद तो आप इनडेफिनेटली तो बैठ नहीं सकते हो, तो आपको कोई डिसीजन में तो आना पड़ेगा, या 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल तक बैठे रहोगे, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो कमिटी, मैनेजिंग कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, जो उनके अंदर ऑथोरिटी होल्ड करता है, इसके लिए उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन वो पर्सन उनके हिसाब से सही है, सबके क्लेम्स देखने के बाद, ऑब्जेक्शंस देखने के बाद और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद, तो कौन इस प्रॉपर्टी में या कैपिटल में किसकी राइट्स बनते हैं, ठीक है। हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज द हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कहीं कहीं पे जैसे माइनर्स हो सकते हैं, तो माइनर्स के केसेस में हो सकता है वो गार्डियंस के थ्रू में, नेचुरल गार्डियन भी हो सकते हैं एंड कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन भी हो सकते हैं, जहां पे गार्डियंस ने ये मार्क ये बताया नहीं हुआ है कि कौन होंगे, ठीक है। जब पेरेंट्स ये नहीं बताते हैं कि नेचुरल जो गार्डियन है, पेरेंट्स आर द नेचुरल गार्डियन, अब वो अगर नहीं बताते हैं कि नेक्स्ट गार्डियन कौन होगा, तो उस केस में द कोर्ट कैन डिसाइड हु विल बी द गार्डियन। और दूसरे केस में द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे आप क्लेम्स कर रहे हो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कमिटी उनकी ओपिनियन में जो उनको सही लगे, ये सब चिंतन और मंथन करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सारी चीजों को परखने के बाद, इन दी ओपिनियन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, दे विल डिसाइड द पर्सन who is the heir or the legal representative for this property, and such a person is eligible to be the member subject to, तो ऐसा आदमी मेंबर बनने के लिए उसकी एंटाइटलमेंट बन जाएगी सब्जेक्ट टू, मगर उसमें भी एक इंटरलॉक है, सब्जेक्ट टू बायलॉज नंबर 17 एंड 19A। मगर अब तो तुम्हारी एंटाइटलमेंट ये कमेटी ने डिसाइड कर ली, ठीक है, फाइनलाइज कर ली कि ठीक है चलो ये आदमी सही है, इसके सब ठीक ठाक लग रहे हैं, तो ये बन सकता है, मगर इट इज सब्जेक्ट टू बायलॉज नंबर 17 एंड 19A, ठीक है। अब क्या लिखा है उसमें, अब वो जो आदमी को इन्होंने फाइनलाइज किया, ठीक है, ही गिव्स एन इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। जिस आदमी का डिसीजन हो गया कि चलो यही है, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या यही इसके ही राइट्स बनते हैं, तो उसको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, ये सर्टिफाई करते हुए सोसाइटी के लिए कि कल अगर कोई दूसरा आदमी इसका क्लेम करता है तो सोसाइटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, सोसाइटी तो जो ड्यू डिलीजेंस है उसने फॉलो किया हुआ है, सारी वेरिफिकेशन करने की पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी कहीं पे अगर गलती हो गई तो ये आदमी इंडेमनीफाई कर रहा है कि भैया इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कल अगर कानून की कोई धारा एप्लीकेबल हो जाएगी, पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा, तो सोसाइटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो कोर्ट किसे पकड़ेगी? इस आदमी को पकड़ेगी जिसने
ये इंडेमनिटी बॉन्ड दिया है, ठीक है। तो इस आदमी को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड तो देना ही है और साथ में एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप देना है, क्योंकि अब उसको मेंबर बनना है। वो तो या तो वो नॉमिनी था या सिर्फ हेयर था। सोसाइटी के कैपिटल या प्रॉपर्टी में जो शेयर्स और इंटरेस्ट है उसमें तो उसके राइट्स थे नहीं। पहले उसको सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद उसकी राइट्स उसमें क्रिएट होगी। तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप प्लस इंडेमनिटी बॉन्ड, जिसपे वो सोसाइटी को इंडेमनिफाई करेगा, ये दोनों देना पड़ेगा। अब बायलॉज नंबर 17 क्या बोलता है, ये जो आदमी है ही शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और ये कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई उसका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये माइनर नहीं होना चाहिए, और अगर ये माइनर है तो ये गार्डियन के थ्रू में या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में आना चाहिए फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द राइट्स फ्रॉम द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी, ये जो काम करेगी, और उसको एक अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन भी देना है। ये जो आदमी है, ये जो 18 साल से ये जो कम है, ये लड़का या लड़की, इनको एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कहीं कहीं पे जैसे सिडको है, कहीं पे माडा है, कहीं उनसे भी जैसे हमें एनओसीज लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोसेस, तो वो कॉपी भी चाहिए होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप चाहिए होगा, अंडरटेकिंग चाहिए होगा, ठीक है। और ये देखोगे आप यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मेट्स है, ये फॉर्मेट सब आपको सिडको के पोर्टल में भी मिलेंगे और बायलॉज के अंदर भी इनक्लोजर्स मिलेंगे। तो जहां पे जो एप्लीकेबल है, जहां पे जैसे अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन है, और जहां पे ये अप्रूवल ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटी, ठीक है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी मतलब यहाँ पे सिडको के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गया। अब इसके बाद हमने देखा था कि सब्जेक्ट टू बायलॉज नंबर 17 एंड 19A। 17 हमने देख लिया। अब बायलॉज नंबर 19 क्या बोलता है कि इस आदमी को एक तो ये क्या क्या देगा, एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप देगा, सोसाइटी की आपको मेंबर बनना है। आपको ये 10 जो वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, मान लेते हैं 50 रुपए का एक शेयर है, 10 शेयर्स आपके हो गए कितने, 500 रुपए, ठीक है। तो ये 500 रुपया देना है आपको। एंट्रेंस फीस, सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए आपको एंट्रेंस फीस, नाउ यू विल बी ए न्यू एंट्रेंट इन दी कंसर्न सोसाइटी, तो 100 रुपया ये, तो 500 प्लस 1 ये 100, 600 रुपया। अंडरटेकिंग जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया वो तो करना ही है। एक और अंडरटेकिंग की ये जो घर आपको जो ट्रांसफर होने वाला है, या ये जो प्रॉपर्टी आपको या कैपिटल में जो शेयर और इंटरेस्ट है, ये जो ट्रांसफर होने वाला है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या तो वो हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है या कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकता है, जो हमने पहले काफी बार डिस्कस की हुई है। ये जो आप लोगे कि ये आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज करोगे। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया और कल आपने वहां पे कोई चिकन शॉप, कोई मटन शॉप खोल दिया, कोई इलीगल धंधा आप चला रहे हो, कोई आपने वहां पे मंदिर बना दिया, तो ये सब चीजें नहीं होगी। तो यू विल सबमिट एंड, ठीक है, यू विल सबमिट एंड अंडरटेकिंग दैट दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस ओनली, सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाएगा। और एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड। जब भी आप घर का खरीदना, बेचना, ट्रांसफर का जो प्रोसेस जब होता है, ठीक है, तो उस केस में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। फिर आप सेल डीड करते हो, कहीं कहीं पे जब आप पूरा पैसा दे देते हो तो डायरेक्टली आप सेल डीड करते हो।
तो गवर्नमेंट को आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है और वो स्टैम्प ड्यूटी का प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड, और अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया, और एनओसी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का, जो सिडको माड़ा जहां पे जो जैसा एप्लीकेबल है वो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि जब ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट जो हमने पहले डिस्कस किया, इट हैज टू बी एज पर द बायलॉज नंबर 17 एंड 19A, कि वो माइनर नहीं होगा। माइनर होगा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में या गार्डियन के थ्रू में आएगा। फिर उसके बाद ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर एक अंडरटेकिंग दिया होगा, ठीक है, फिर एनओसी उसमें दिया होगा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का, और एंट्रेंस फीस भरा होगा, शेयर्स की जो वैल्यू है 10 शेयर्स की, उसकी वैल्यू उसने भरा होगा। ये सब सर्टिफाई होने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया, मगर जहां पे एक से ज्यादा क्लेमेंट है, 2-3 मामा चाचा दादा या कोई और भाई आ गया या कोई बेटा आ गया या कोई ऐसे काफी सारे यहाँ पे क्लेमेंट्स है, ठीक है, पता चला पानीपुरी वाला आ गया, पानीपुरी वाला आके बोल रहा है कि नहीं मेरे नाम पे प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे बिल छोड़ा हुआ था, वो आके वो क्लेम करता। वेयर देयर इज मोर देन वन क्लेमेंट, एक से ज्यादा लोग उस प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहे हैं, सोसाइटी क्या करेगी, सबसे एफिडेविट मांग लेगी कि भैया तुम क्लेम कर रहे हो, तुम क्लेम कर रहे हो, तुम ना अभी सत्यापन कर लो, लिख के बता दो, सर्टिफाई कर लो, ठीक है, लीगली। देन एफिडेविट फॉर हु शुड बिकम द मेंबर, तुम में से कौन एक्चुअली मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है, तुम में से कौन मेंबर एक्चुअली बन सकता है, तो तुम खुद ही एफिडेविट दे दो, तुम सारे एफिडेविट दे दो कि किसके नाम पे सोसाइटी की ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सच पर्सन्स सच पर्सन नेम इन द एफिडेविट शैल, अब इन लोगों को तो कोई एक ही नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि जब ये बैठ ले और बैठ के डिसाइड कर ले कि नहीं भैया अब यही आदमी जो है सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, यही आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी कैपिटल ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये लोग मिलके म्यूचुअली डिसाइड एक डिसीजन पे आ जाना चाहिए और ये बताए कि कौन मेंबर बन सकता है। तो सच मेंबर सच पर्सन नेम्ड इन द एफिडेविट, कोई एक कॉमन कंक्लूजन में वो आया कि यही आदमी बने, तो उस आदमी नेम्ड इन द एफिडेविट शैल फर्निश, अब उस आदमी को क्या बोलेगी मैनेजिंग कमेटी कि तुम इंडेमनिटी बॉन्ड दे दो, तुम सोसाइटी को इंडेमनीफाई, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को इंडेमनीफाई कर दो, मतलब सेव कर दो और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानो कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो रही है। कल को अगर कुछ हुआ, कुछ गलती फाइंड आउट हुई, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तुम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। और अगर सोसाइटी इज नॉट एबल, ये सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को पता ही नहीं चल रहा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, इतने क्लेम्स हो गए और किसी कंक्लूजन में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी पहुंच नहीं पा रही है कि डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन एक्चुअली लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या हेयर है उस प्रॉपर्टी या कैपिटल का। तो मैनेजिंग कमेटी के लिए एक दुविधा वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई और कोई लीगल टसल में फंसना नहीं चाहती है, ठीक है। जहां पे मैनेजिंग कमेटी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, यहाँ पे या फिर जहां पे जितने जो क्लेमेंट्स है जो ये दावा कर रहे हैं वो ये एक कॉमन कंक्लूजन में नहीं आ पाते हैं कि कौन सोसाइटी की इस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट किसका होना चाहिए और किसको एक्चुअली मेंबर बनना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेगी मैनेजिंग कमेटी, शैल कॉल अपन दी टू प्रोड्यूस दी सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट,
ठीक है। तो मैनेजिंग कमेटी क्या बोलेगी, भैया एक काम करो, तुम लोग ना सारे जाओ कोर्ट में। अब ये चीजें इतने तुमने मैशअप कर दिया है कि अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, सब अपने अपने जो अलग अलग क्लेम्स डाल रहे हो और अपने राइट्स उसमें प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो नाउ देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ एविडेंस, और एविडेंस को सर्टिफाई करने के लिए वहां पे कोर्ट बैठी हुई है। कोर्ट विल डिसाइड कि कौन असली वारिस है। इस केस में तुम सक्सेशन सर्टिफिकेट कि किसको किसकी तरफ वो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा, मतलब कौन उत्तराधिकारी होगा उस प्रॉपर्टी का, ये तुम कोर्ट से लिखवा के ले आओ, कोर्ट से ऑर्डर ले आओ उसका, ठीक है। और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट तुमको कहाँ मिलेगा, जहां पे जो डिसीज मेंबर है, जिस मेंबर की डेथ हो गई है, वो मेंबर जिस ज्यूरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, वहां से आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 3, 6 महीने, 7 महीने उसमें लग सकते हैं, तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट से ये सर्टिफिकेट लाना है। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब है जो ज्यूरिस्डिक्शन में डिसीज्ड मेंबर था, वही कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको ये इश्यू करेगी। और फाइनली हम आ जाते हैं कि ये जब हमने ये सारा चीज देख लिया, ठीक है, मगर हम देख रहे हैं कि कोई क्लेमेंट ही नहीं है, इस सोसाइटी की प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कोई क्लेमेंट है ही नहीं, किसी के नाम पे नॉमिनेशन है ही नहीं। 6 महीना हो गया, ऑब्जेक्शंस, ठीक है, ये रेस किए हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रेस किए हुए 6 महीने हो भी गए, क्या काफी टाइम हो गए। 6 महीने के अंदर तो सॉरी आपको ये उठाना है, ये पब्लिक नोटिस वगैरह करना है, टाइम निकल गया, मगर कोई इसके बाद भी अगर किसी का क्लेम नहीं आ रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी का ओनर, ठीक है, कौन रिटेन कर लेगा इसको, अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिसीज्ड मेंबर इन द कैपिटल और प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी शैल वेस्ट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर उसका कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है, कहीं से सक्सेशन सर्टिफिकेट आया नहीं, तो कोई एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप का ये प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो और जो अवधि है, जो ये पीरियड है कि 6 महीने के अंदर सोसाइटी को निकालना है, ये पूरा 6 महीना निकल गया और उसके बाद अगर कोई ये सारी चीजें हो नहीं रही है, तो ये प्रॉपर्टी या कैपिटल जो है, तो शेयर्स और इंटरेस्ट और इन द कैपिटल एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, दिस विल वेस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी के पास ये चली जाएगी। तो ये आज हम जानने की कोशिश किया कि जब किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है टू डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वेदर इट इज हेयर, और वो हेयर माइनर भी हो सकता है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन में कौन आ रहा है, क्या कोई वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या उसमें काफी सारे उसमें लोग क्लेम कर रहे हैं और कितने लोगों को वो ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसे ही अलग अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज के अंदर की बारीकियों को जानने के लिए हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।